जयपुर। द 13 दिसंबर को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के कोर्ट परिसर में सरगर्मियां तेजों चली। बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अधिवक्ता रजनीश गौड़ से विशेष बातचीत। रजनीश जी, आप जो है बार एसोसिएशन के इलेक्शन में पहली बार रोल कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए आपने अपना नॉमिनेशन भी दिया है और पिछले काफ़ी टाइम से आप सक्रिय हैं बार एसोसिएशन के अंदर। पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए या हम कहें वकीलों की फैसिलिटीज़ के लिए, पानी का है या उनको धार्मिक यात्राएं करवाना है, उस तरह के सारे काम आपने किए हैं। लेकिन देखने में आया कि आपके बार एसोसिएशन के अंदर भी क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी है। तो ऐसे में आप उससे किस तरह से वर्कआउट करेंगे इसमें अपना? देखो, पानी वाली बात हो या और दूसरी सेवाएं हों, धार्मिक यात्राओं के आयोजन हो, ये तो एक सेवा कर्म में आते हैं। और ऐसा नहीं है, वकीलों में इस तरीके की बड़े ही शिक्षित लोग हैं, जाति धर्म के आधार पर नहीं बंटते हैं। अगर ये आपको कहीं से जानकारी हुई तो मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से जानकारी हुई है। वकील उस व्यक्ति को वोट कास्ट करता है जो परफेक्ट होता है, और इस बार भी वो उसी को कास्ट करेगा अपना वोट जो परफेक्ट होगा, उसी को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा। तो रजनीश जी, इस बार आप क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहे हैं? जैसे हर कोई अपना एक मैनिफेस्टो जारी करता है, आपने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें ऐसा क्या एक स्पेशल कोई ऐसा जो वकीलों के लिए है? जैसे अभी तक कहें कि पिछले 3-4 साल से जो एडवोकेट प्रोटेक्ट एक्ट है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जबकि काफ़ी कुछ वर्कआउट उस पर हो चुका है। सो उस पर क्या कहना है आपका? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो एक बड़ा मुद्दा है। पिछली सरकार में वो अस्तित्व में आया भी, फिर वापस दिल्ली जा करके वापस जयपुर लौटा है। उस पर तो बात करनी पड़ेगी सरकार से, और बार काउंसिलर का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। मैं तो केवल एक बार एसोसिएशन से हूँ, मुद्दा उठा सकता हूँ, बात रख सकता हूँ। रही बातें जो और दूसरे स्तर की हैं, एक तो जो लोकल एडवोकेट हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी की समस्याएं हैं, बैठने की समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं जो हमारी हैं, शौचालय जो है उनकी सफाई की व्यवस्था है, पूरे कैंपस की सफाई की व्यवस्था है। और मेरे हिसाब से ये डीजे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी व्यवस्थाएं होती है, बाहर की तरफ से भी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इस वजह से वो ठीक ढंग से सेट नहीं हो पाती। अब आपने पानी की बात की, तो जैसे जो कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ भी आरओ पानी का लगा रखा उन्होंने, आरओ का है या चिलर प्लांट लगा रखा है पानी के, अगर आज उनकी पानी की हम कहें कि टेस्ट करा दिया जाए तो पॉइजन से कम वो पानी नहीं है। तो उस जगह पे क्या इस तरह के पानी का जो भी आता है, वकील भी उस पानी को पीते हैं, एडवोकेट्स पीते हैं, पब्लिक आती है वो भी पीती है, तो उस तरफ किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। तो उसकी क्या प्रॉपर मेंटेनेंस और वो उसको मेंटेन करने की बात है। अब आपने अपने मैनिफेस्टो में सर कुछ चीज़ें इसमें दी हैं, जैसे कि लाडली बेटी का ब्याह, एक्सीडेंट के ऊपर दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए कुछ आपने रखा है। तो ये किस तरह से आप चीज़ों को इसको मैनेज करवाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैनिफेस्टो के आधार पे 6 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मैनिफेस्टो के आधार पे मैं इकलौता कैंडिडेट हूं जो अपना चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहले मैनिफेस्टो मैं ही लेके आया। रही बात मैनिफेस्टो वाली बातों की, तो अभी जो लेटेस्ट कार्यकारिणी थी हमारी, उसने 4 लाख रुपए डेथ के ऊपर किया है। राशि कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एडवोकेट के लिए डेथ पे बड़ी राशि उसके परिवार को बड़ा संबल देती है, बहुत सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर कोई एडवोकेट हैं और वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में अगर उसकी हेल्प की जाए तो वही तो वेलफेयर है। लाडली बेटी का अच्छा है हमारा। मैं सांगानेर वेलफेयर जो एडवोकेट्स एसोसिएशन है उसके वेलफेयर का मेंबर भी हूँ। वहाँ 51,000 रुपये लाडली बेटी की योजना है। तो मैंने सोचा कि इसी तरीके का यहाँ भी होना चाहिए। 1 लाख रुपए कम से कम बेटी की ब्याह पे दिया जाना चाहिए। एक छोटा सवाल इसमें सर खड़ा होता है कि वेलफेयर एसोसिएशन है, फंड्स भी आपके यहाँ इकट्ठा होता है, जो भी आप लोगों ने अपने फिक्स रखे,
ऐसे में कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उस परिवार जो डिपेंड होता है उसी एडवोकेट के ऊपर, तो उनकी जो है रहने का, खाने का, उनके लाइफ स्टाइल में एकदम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे में आप क्या कुछ नया करना चाहेंगे कि परिवार को उस तरह का सफ़र नहीं करना पड़े? भाई एक्सीडेंट का आपने कहा कि हम उस जगह पे कुछ सहायता राशि हम लोग करेंगे या बीमारी के लिए हम लोग करेंगे, सडनली डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट डेथ या कोई भी इस तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस जगह पे क्या परिवार को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। तो उस जगह पे कोई आप नया कुछ करना चाहेंगे कि वकीलों की एक सिक्योरिटी हो, जैसे कोई ना तो कोई पेंशन होती है ना किस तरह का होता है, वकील जब तक काम कर रहा है तब तक उसकी इनकम है। उन्होंने मैनिफेस्टो, जब मैंने मेरा मैनिफेस्टो छप के आ चुका था, उस समय मैंने 5 लाख की बात कही थी कि डेथ पे 5 लाख रुपए अधिवक्ता के परिवार को दिए जाएंगे। तो उसके बाद में जनरल हाउस हुआ और जनरल हाउस में इन्होंने 4 लाख कर दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5 लाख की राशि भी बहुत कम राशि है एक वकील के, कि उसके परिवार को किस तरीके से उसके बाद में संभाला जा सके, उसकी किस तरीके से अच्छी परवरिश हो सके। एक सब बड़ा इश्यू बनाता है एसओजी केस का, जो अभी काफ़ी कुछ उसमें कहें कि परेशानियां भी और जो धूमिल भी हुई है कि में तो उसमें आपका कहना क्या है सर? ये कुछ नहीं है, हमारे परिवार का मामला है, इसे हम आपस में बैठ करके सोल्व आउट कर लेते हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है, छोटी छोटी बातें हैं। बताएं। एक सब ये निकल के आया था, बार और बेंच के बीच में कैसे आप वो सामंजस्य जो है स्थापित करवा पाएंगे? इसमें कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ तरह की बात रहती है जो दोनों के बीच रहती है, तो बार और बेंच के बीच में कैसे आप सामंजस्य बैठेंगे इसमें? अच्छे रिलेशन है बार और बेंच के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ थोड़ा सा सामंजस्य डगमगा जाता है, बाकी बार और बेंच जो है एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिछले कुछ समय से पुलिस और जो है कहें हम अधिवक्ताओं के बीच में भी काफ़ी देखने को मिला है कि सामंजस्य बिगड़ा है, और तो वो कैसे आप बीच में संबंध इसको सुधारने के लिए क्या पहल करेंगे इसमें आप? पुलिस और वकीलों के बीच में तो डायरेक्ट ऐसा कोई होता नहीं है, वो तो पुलिस कभी हेल्प नहीं करती है, तब जाकर के कोई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरीके की कमेटियां बनाई जाए और पुलिस के साथ सामंजस्य बिठा करके और उन कमेटियों के साथ काम करके और पुलिस उनकी समस्याओं का, जो वकीलों से संबंधित समस्याएं, उनका निराकरण करे। बात करेंगे। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि एडवाइजरी कमेटी भी होगी, उसी तरीके से न्याय मित्र कमेटियां भी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक अकेला व्यक्ति अपने ऊपर पूरे काम का बर्डन लेके चले। पूरे पावर जो है आपकी, उसका केंद्रीयकरण नहीं करके उसका विकेंद्रीकरण किया जाए और सब लोगों को साथ में लेके काम डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर आप काम करना पसंद करेंगे। उससे लगे कि हर व्यक्ति को ये लगे कि हाँ, एक्चुअली मैं कह के भी आ रहा हूँ कि मेरा चुनाव नहीं है, ये आम अधिवक्ता का चुनाव है। आपको पहली बार फील होगा कि कोई आम अधिवक्ता है जो वकील बना है, नेता वकील वो जो है, जो अध्यक्ष नहीं बना। रजनी जी, एक अभी युवाओं में कहें कि प्रोफेशनली जो है एडवोकेट्स की तरफ रुझान काफ़ी आया है, काफ़ी बच्चे प्रोफेशनली जो हैं इसको ले भी रहे हैं, तो युवा अधिवक्ता भी अभी काफ़ी जुड़े हैं, काफ़ी आए हैं, तो उनके लिए आप कोई योजना या उनको प्रोत्साहन के लिए कोई आप विशेष करना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया अमरदीप जी आपने। मैं मेरी पीढ़ियों में इकलौता वकील हूँ, मेरी 7 पीढ़ियों में कोई वकील ही नहीं, और जब मैं आया तो मुझे पता है कि नए वकील आते हैं तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। गाड़ी से आना और जाना दोनों बहुत भारी होता है। अच्छा, सीखना, अगर सीखने के पर्पस से सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि उसके साथ में कुछ इनकम सोर्सेज भी होने चाहिए। मैंने यूथ के साथ कई बार बातचीत की। यूथ जो आप बता रहे हो, यूथ का क्रेज है, यूथ में क्रेज है, वो डिस्कस करते हैं आपस में, तो मैं उनकी कई चीज़ों की समस्याओं को मैं अपने डिस्कशन में उसमें लेता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकालतनामे पे पैसे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि एडवाइजरी कमेटी को बैठा करके और उससे ये तय करवाया जाए कि इसमें से आधा पैसा किस तरीके से नए वकीलों को दिया जा सकता हो, उनकी हेल्प की जा सकती हो, चाहे उसका
वकालतनामे का पैसा बढ़ाया जाए, टिकट का पैसा बढ़ाया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि उससे यूथ की मदद हो। अगर आने जाने के लिए पेट्रोल का पैसा भी मिलता है तो बहुत बड़ी हेल्प होती है एडवोकेट को। तो वो वही समस्या है कि वो तो ये कहता है कि सब अगर हमारा पेरेंटल बैकग्राउंड लॉ में है या कोई हमें कोई अच्छे सीनियर मिल गए तब तो बोले हम लोग प्रैक्टिस करके सरवाइव कर जाते हैं, अदरवाइज उनके लिए सरवाइव करना भी नहीं, बार करेगी ना, बार उनको मोटिवेट करेगी इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है, अच्छा क्रेज है एडवोकेट्स में और आ भी रहे हैं। कुछ के सामने, जिनके सामने ऐसी समस्या है, उन समस्याओं का तो समाधान किया जाएगा। चलिए सर, कभी जैसे कुछ देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि वकीलों के सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई उनका जो भी इनकम सोर्स हम कहें वो इसी में है। सीनियर सिटीजन्स को भी लेकर हमने बात की थी कि साहब एज हो जाती है तो कहते हैं, तो ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं हम कहें, उनके लिए आपका क्या विचार है, क्या उनकी तरफ कोशिश करेंगे इसमें, अगर ऐसी कोई पेंशन जैसी योजनाएं बनती हो बनाएंगे। एक आया था कि कोर्ट को भी ले जाने के बाहर की बात चल रही है कि कोर्ट को जयपुर से सेंटर में बाहर निकाला जाए। पड़ा होगा आपने 100 बीघा जमीन दे रहे हैं, 50 बीघा जमीन दे रहे हैं। नहीं, वो चल रही है बात, कहा जा रहा था, तो बीच में शायद प्रोटेस्ट भी हुआ था आप लोगों की तरफ से इसके अगेंस्ट में। नहीं, ले जाने की क्या जरूरत है, कहाँ ले जाएंगे? जब आपने 2 डीजे बना दिए, फर्स्ट और सेकंड, और एक डिस्ट्रिक्ट के डीजे हैं, 3 कोर्ट तो यही है। अच्छा, इस कैंपस में जो पुरानी बिल्डिंग है, अभी तो इतनी जगह है कि आप उसी में एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जब कोर्ट लगता है तो कलेक्ट्रेट जाम हो जाता है सुबह और शाम के टाइम पे, तो स्पेशली निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्हीकल्स रोड पे खड़े रहते हैं, ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम्स हैं और जानबूझ के की जाती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें वकीलों की सारी गाड़ियां अंदर होती हैं। नहीं, कई 4 व्हीलर्स वकीलों के भी बाहर खड़े होते हैं, अंदर स्पेस नहीं होती तो फिर बाहर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि अंदर ये व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस की है, वकीलों की नहीं है। केवल इस वजह से आप बाहर ले जाओ कोर्ट को, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि मेन तो यही आता है कि सब ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम गाड़ियां जो बाहर होती हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम संभव है, लेकिन एडवोकेट्स अपनी गाड़ियां हैं जो ज्यादातर पार्किंग में खड़ी करते हैं, कोर्ट कैंपस में खड़ी करते हैं। बाहर जो होते हैं वो क्लाइंट कोर्ट में अगर कोई काम के लिए आ रहा है और उसके पास में स्पेस नहीं है तो वो गाड़ी खड़ी तो देंगे। ये मैंने मैनिफेस्टो में भी उठाई थी ये बात कि पार्किंग की व्यवस्था है, होनी चाहिए, जो है नहीं, आप प्रॉपर नहीं। आप इंतजार कीजिए, जनवरी 2025 में मैं आपको बुला करके आप ही जब इंटरव्यू लेंगे तब मैं बताऊंगा कि आप बताइए आप कैसी व्यवस्था है देखें यहाँ कोर्ट में। आर्थिक रूप से वकीलों के लिए आप क्या मदद करने की रखते हैं इसमें? आर्थिक रूप से जरूरी, अगर किसी को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है एडवोकेट वेलफेयर फंड से या संस्था से, कोई कैजुअलिटी आ गई या कोई उस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे में वो बाहर की तरफ देखते हैं या कहीं से करते हैं, तो उस जगह पर एसोसिएशन क्या मदद कर सकता है? देखिए, या आपका कोई इसमें कोई प्लान कि हाँ हम इस तरह से कोई आर्थिक मदद उसकी करें? प्लान तो है, जब वेलफेयर फंड से अगर 5 लाख रुपए उससे मतलब डेथ पे मिल रहे हैं तो संभव है कि उसमें लोन सिस्टम भी किया जा सके, उसमें से कुछ पैसा पहले दे दिया जाए जिससे उसको मदद मिले, वो अपने काम पूरे करे। चलिए सर, एक पर्सनल छोटा सा क्वेश्चन, युवाओं में आपको लेकर के एक क्रेज़ देखने को मिला, हमने बात भी करी, उन्होंने कहा भी कि साहब जो है रजनीश जी कुछ अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा किया है, तो युवाओं में जो है आपको लेकर के, तो उनके सोच को कहाँ तक आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें कहाँ तक आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखो, आप कैंपस में घूमते रहते हैं इसलिए आपको ज़्यादातर युवा ही मिले होंगे, हो सकता है कि आप महिलाओं से, बुजुर्गों से इनसे नहीं मिल पाए, जो सीनियर्स थे उनसे। सभी में क्रेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स की अपनी सोच है, सीनियर्स मुझ में ये देखते हैं कि ये ठीक है, और यूथ भी देखता है इस बात को, क्योंकि एक तो वो जो मेरे किए हुए कर्म हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं। आपने महिला अधिवक्ताओं की बात करी, महिला अधिवक्ताओं के लिए कुछ स्पेशल सोच रख रहे हैं या कुछ करवाना है? ये मैं महसूस करता हूँ कि महिला अधिवक्ताओं के लिए एक महिला डेस्क होनी चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को
सुना जा सके और उसे सोल्व किया जा सके। क्योंकि पहले हम देखते थे, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले तक महिला अधिवक्ताएं कम थी, पुरुष वर्चस्व कहा जा सकता है था, अब नहीं है। तो अब उस जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इम्प्लीमेंट या उसको डेवलपमेंट करानी ज़रूरी है, तो वो फेस महिलाएं करती हैं, महिला करती हैं। महिला डेस्क के आधार पे ही उनका समाधान किया जाएगा। रजनी जी, बार एसोसिएशन का इतिहास है कि पहली बार में कोई भी अध्यक्ष नहीं बना है, ठीक है? इस बार आप ये मिथक को तोड़ पाएंगे? मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि पहली बार में लंबे समय से ऐसा नहीं है कि पहले अध्यक्ष नहीं बना करते थे, पहली बार में अध्यक्ष बना करते थे, लेकिन अब लंबे समय से कोई अध्यक्ष पहली बार में नहीं बने, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी परिस्थितियाँ हैं। पर मेरा मानना ये कि संस्था है हमारी, माँ के समान है। अच्छे आदमी आओ, काम करो, साइड में हो जाओ, दूसरे अच्छे आदमी को आगे आने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 बार लड़ रहे हो, 2 बार लड़ रहे हो, 3 बार लड़ रहे हो, 4 बार लड़ रहे हो, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ऐसा लड़ रहे हो, मतलब चुनाव लड़ रहे हो, बार बार चुनाव लड़ रहे हो और पैसा खर्च कर रहे हो। आप में अगर क्वालिटी है तो आपको पहली बार ही आ जाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, अधिवक्ता साथियों से भी ये कहूँगा मैं कि बार बार का चक्कर छोड़ो, जो कुछ अच्छा है तो उसे पहली बार में ही चुनने का प्रयास करो। और जब अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम अपने आप नेक्स्ट टाइम अच्छा अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा। सोच भी बदलेगी लोगों की। और कई लोग ऐसे हैं, मैं फर्स्ट बार, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है, और इस पोस्ट पे मैं बार बार लड़ने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप आओ, काम करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले रह चुके पदाधिकारी और आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई, अगर आप पहले पदाधिकारी थे तो आप उसी समय वकीलों की समस्याओं का समाधान कर देते, या फिर आपने ऐसी कोई समस्याओं का समाधान किया तो वकीलों को बताओ कि हमने हमारे कार्यकाल में ऐसा किया। अगर नहीं किया तो फिर जबरदस्ती क्यों चुनाव लड़ रहे हो? चलिए, आपने कहा कि मैं बार बार चुनाव में नहीं लड़ना चाहता, अध्यक्ष बनते हैं और आपके साथी ही आपको दोबारा लाना चाहते हैं तो? नहीं, दूसरा, मेरे जैसे बहुत से वकील हैं, युवा भी हैं, वो आगे आना चाहते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि वो आगे बढ़े। मैं तो ये चाहूंगा कि मदरबार की कोई महिला भी अध्यक्ष बने।